वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है रीट 2025 की तैयारी को लेकर है, जिसमें विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। और आज कौन से पेपर का पूरा एनालाइज करेंगे अपन, रीट 2022 का जो शिफ्ट 2 का हुआ था पेपर L2 का, जो कि लैंग्वेज का, जिसमें 30 क्वेश्चन थे लैंग्वेज के, उसको आज अपन विस्तृत डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आंसर की में कौन कौन से आंसर माने जाते हैं, कौन से इसमें बोनस है, वो सारी पूरी डिटेल यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। ये सेशन आपके रीट 2025 में जो आप एग्जाम फाइट करोगे उसमें बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके L1 हो या फिर L2 दोनों में आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और साथ में हम इसके साथ एक सिलेबस का भी अपन एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन इस पेपर में शिक्षण विधि और व्याकरण से संबंधित आए थे। इससे पहले अपन ने हिंदी भाषा का एक शिफ्ट 1 जो कि L1 का पेपर था उसका पूरा डिटेल से एनालाइज कर चुके हैं। यदि आपने उसको वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर विजिट करें। बिना किसी देरी के मैं चंदा डांगी शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। सिलेबस को अपन यहाँ पे एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में आपको 2 पद्यांश देंगे और दोनों पद्यांश से क्वेश्चंस बनेंगे आपके व्याकरण संबंधी, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि से पूछ लिया, समास से पूछ लिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उस पद्यांश में किसी भी शब्द को उठाकर पूछ लिया जाएगा इसमें संधि कौन सी है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यानी कि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित 2 गद्यांश आपके अपठित गद्यांश आपके सिलेबस में देखने को मिल रहे हैं। तीसरी यूनिट है आपकी वाक्य रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार या पदबंध, इससे संबंधित है। इसके साथ ही आपको मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। यानी कि 3 यूनिट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित है और 3 यूनिट आपके क्या है, शिक्षण विधियों से संबंधित है। शिक्षण विधियों में कौन कौन से हो गए, जैसे भाषा शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है, भाषा शिक्षण के उपागम क्या है, दक्षता का विकास क्या है, भाषाई कौशल क्या क्या है, ये सारी इसमें डिस्कस पूरा सिलेबस अपन को दे रखा। और कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तर है वो 10th क्लास तक का हो जाएगा। और बात करें L2 की तो ये 12वीं तक का कठिनाई स्तर हो जाएगा बस। तो आपको यहाँ पे मोटे रूप से ध्यान में रखना है, हिंदी के जो व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे 15 और शिक्षण विधि से संबंधित आएंगे 15। टोटल 30 नंबर आपके हिंदी का वेटेज L1 यानी फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं और सेकंड लैंग्वेज आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं, लेकिन सेम लैंग्वेज आप दोनों में नहीं ले सकते। जैसे आपने हिंदी ले लिया है तो नेक्स्ट रीट में आप या तो संस्कृत के ले सकते हो या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले सकते हो। इसके साथ ही यदि आप गुजराती भाषा से बिलोंग करते हैं तो वो भी ले सकते हो, यानी कि सेम लैंग्वेज आप दोनों नहीं ले सकते। तो शुरुआत करते हैं 2022 के मॉडल पेपर की बिना किसी देरी के साथ। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट 2 का डी सीरीज है, उसको पूरा अपन देखेंगे। इसी की ऑफिशियल आंसर की से अपन ने इसको डिफाइन किया है और अपन देखते हैं शिफ्ट 2 में जो हिंदी है उसमें टोटल 3 बोनस अपन को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन में बोनस मिलता है तो ये आपकी तैयारी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की थी, आपके सामने 2 पद्यांश होंगे, तो इसमें पद्यांश में डायरेक्टली 31 से 40 के प्रश्न यानी 10 प्रश्न तो आपके इस पद्यांश से डायरेक्टली पूछे गए। आप उस एग्जाम में टाइम मिले तो आप इस पद्यांश को पढ़ भी सकते हो, नहीं तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका जो क्या होता है कि आप क्या करोगे, पहले प्रश्न पढ़ लोगे। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति का आधार है, इसका गद्यांश से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है यदि ये ट्रेजेडी शब्द क्या है तो ही आपको इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ट्रेजेडी शब्द सीधा क्या है, विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए रसाल, प्रभा, शशांक या फिर मलय। सुधाकर का किसको कहा जाता है तो शशांक। क्या है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। सुधाकर कौन है, शशांक। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही बात है। और बात करें 33 क्वेश्चन की, ये इसमें क्या था, बोनस था। इसमें क्या पूछा है, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है संवेदित, संवेग या व्यंजनाएं या प्रसूत। तो इसमें यह विवादापूर्ण होने के कारण इसे क्या कर दिया गया था, बोनस डिक्लेयर कर दिया गया था। बात करें क्वेश्चन 34 की, क्वेश्चन 34 क्या कहता है, अनावश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, अन्ना नहीं है, कंफ्यूजन होने में यहाँ पर है अन या फिर अन हलंत वाला। तो यहाँ पे जो अनावश्यक बना हुआ है वो अन हलंत वाले से उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
सामायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सामायिक जो शब्द है इसका क्या हो जाएगा, समय प्लस इक। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निहितार्थ शब्द में संधि है, तो इसको अपन अगर संधि अपन पढ़ते हैं तो संधि में निहित प्लस अर्थ, यहाँ पे इसको समझते हैं अपन। जैसे अपना वर्ड दे रखा है निहितार्थ, यदि अपन इसको संधि को करते हैं तो क्या हो जाएगा, निहित प्लस अर्थ, अ और अ मिलकर क्या बनाया है, आ, यानी कि दीर्घ हो गया, तो इसमें संधि क्या हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि। 36वां क्वेश्चन अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय नहीं है। अधिक अपने आप में एक अव्यय शब्द है, पूर्व भी है और जब भी है, लेकिन रचना क्या है, अव्यय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें 38 क्वेश्चन की, अनुसार शब्द में समास कौन सा है, तो आपको यहाँ पर टॉपिक समास हो गया, संधि हो गया, ये सारे टॉपिक हिंदी के आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आप पद्यांश के चक्कर में न रहे कि पद्यांश में डायरेक्टली आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा। प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास करें कि एग्जामिनर आपको किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। पद्यांश पढ़ने की यहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है। अव्ययी भाव समास हो रहा है, तत्पुरुष समास हो रहा है, द्वंद्व समास हो रहा है या फिर द्विगु समास हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 38 में अव्ययी भाव समास यानी अनुसार। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है, जैसे यथाशक्ति हो गया। जितने आप इसके उदाहरण करोगे आपके आसानी रहेगी एग्जाम में क्लियर करने की, क्वेश्चन को छांटने की। अनुसार इसमें क्या हो जाएगा समास अपना, ऑप्शन ए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है 39, ये भी दूसरा बोनस इस पेपर में अपन को देखने को मिला। वह शब्द में सर्वनाम है, तो ये बोनस दिया गया था निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये बोनस क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की 40, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा, डायरेक्टली पूछ लिया लोभ क्या है। जब भी अपन को ध्यान में रहे, अपन किसी चीज को यदि हाथ लगा पा रहे हैं या फिर नहीं लगा पा रहे, लोभ को अपन क्या अपन केवल महसूस कर सकते हैं, तो लोभ क्या हो जाएगा, इसमें भाववाचक हो जाएंगे। और जातिवाचक में कोई भी समुदाय से संबंधित हो, इससे पहले एक शब्द पढ़ा था पिछली बार अपन ने, मनुष्य। मनुष्य क्या था, जातिवाचक संज्ञा थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। 31 से लगाकर 40 क्वेश्चन यहाँ पर अपन को किससे देखने को मिले हैं, हिंदी व्याकरण से, यानी कि 10 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर बिल्कुल हिंदी व्याकरण से संबंधित अपन ने देख लिए हैं। अब बात करें नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की, ये एक और पद्यांश आ गया जिसमें 41 से 46 यानी कि 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर अपन को देखते हैं हिंदी व्याकरण से, यानी कि 10 + 6 16 क्वेश्चन तो यहाँ पर अपन को इसमें देखने को मिल गए। ये पूरा वहाँ पर आप इसे एग्जाम में इसे पढ़ने में अपना समय व्यर्थ ना करें। यदि लास्ट में अगर आपके पास समय बच रहा है और कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल हो रहा है कि हाँ मुझे पैराग्राफ पढ़ने पर समझ में आएगा, तो उसे अंतिम में उसे रखें। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप पैराग्राफ पढ़ने लगे, भाषा धर्म संप्रदाय, आपके मान के चलो 6-7 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। पर अगर यदि आप पहले प्रश्न पढ़ लेते हो, तो अगर जरूरत पड़ती है पैराग्राफ पढ़ने की तो उसे करें। जैसे जातीय शब्द का एक वचन होगा, आप जानते हैं एक जाति क्या होती है, उसको किस तरह लिखा जाता है, जाति, इस तरह लिखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, जातियाँ। यहाँ पर आपको यहाँ लगाकर प्रारंभ में क्या वो वृद्धि नहीं करनी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करें 42, हिमायती शब्द का अर्थ है। यदि आपकी व्याकरण अच्छी है, यदि आपकी वोक्योब सही है, तो आप इसमें कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 10 पर्यायवाची, 10 संज्ञा शब्द, 10 डेली का आपके रूटीन में इसे जमा लें और डेली उनको रिवीजन करें, तो ही आप उनको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। बात करें क्वेश्चन 42 की, हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हिमायती शब्द का अर्थ होता है पक्षपाती होना। क्या होता है, पक्षपाती होना। यहाँ पर कंफ्यूजन होने के लिए हिम का संबंध अपन बर्फ से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होकर पक्षपाती है इसका आंसर। बात करें क्वेश्चन 43 की, 43 आपका एक और तीसरा जो बोनस मैंने बात की थी, इस शिफ्ट में आपको 3 बोनस देखने को मिला। इसका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल्य, यानी कि वाक्य टॉपिक से है, वाक्य से संबंधित पिछले वीडियो में भी अपन ने दो प्रश्न अपन ने देखे थे। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा काल पूछा है, तो इसमें इसका असर भी पड़ रहा है, ये जो वाक्य दे रखा है इसमें कौन सा काल है, तो तत्कालिक वाक्य क्या है, तत्कालिक वर्तमान है काल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं देने के कारण यह आपको बोनस मिला था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 44 की,
विदा शब्द है, विदा क्या है, उभयलिंगी है या फिर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, विदा अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन 45 की, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्ति का बहुवचन अपन डायरेक्टली अपन सोचते हैं व्यक्तित्व होगा या फिर क्या होगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा व्यक्तियों। व्यक्ति का सीधा बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यक्तियों होगा। प्रश्न की बात करें 46, राजस्थानी के बादशाह शब्द का मानक हिंदी रूप है। तो इसका मानक हिंदी रूप क्या है, बादशाह, जिसे अपन पढ़ रहे हैं। अधिकतर देखा जाता है हिंदी को क्या कहा जाता है, भाषा भी कहा जाता है। बात करें यहाँ पर प्रश्न 47 की, वाक्य के अंग है। हमने शुरुआत में देखे थे वाक्य से संबंधित, यहाँ पर भी अपन को दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, जो मुख्य रूप से जो कर्ता होता है वह कहलाता है उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी है उस वाक्य में वो कहलाता है विधेय। यानी कि पूरा जो वाक्य है उसको दो भागों में डिफाइन किया गया, अंग है तो उद्देश्य और विधेय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 48, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। सबसे पहले बात करें संभावनार्थक वाक्य, संकेतार्थक उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य या फिर प्रधान उपवाक्य। सही, ये सबसे जो कंडीशन बनती है वह बनती है संयुक्त वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक जो वाक्य होता है उसमें एक मुख्य उद्देश्य होता है और उसी का मुख्य विधेय होता है, वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। और ये कंडीशन बनती है प्रधान उपवाक्य में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 49, ये अपना मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित एक मुहावरे का प्रश्न अपन को सभी शिफ्ट में अपन को देखने को मिला। मुहावरा और लोकोक्ति। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है, अपमानित करना, रक्षा करना, छिपकर षड्यंत्र करना या फिर ध्यान रखना। तो ऑप्शन काटना सीखे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 49 का ऑप्शन ए। और बात करें नेक्स्ट 50, मौज मस्ती में जीवन बिताना में उपयुक्त लोकोक्ति है, अपना रख पराया चख, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अपनी करनी पार उतनी करनी, 8 बार 9 त्योहार। यानी अपने 8 वार होंगे और 9 त्योहार होंगे, यानी अपनी ही मस्ती में मस्त रहना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तक अपन ने हिंदी व्याकरण के इस शिफ्ट में अपन को देखने को मिल गए हैं टोटल 20 क्वेश्चन अपन को यहाँ पर पूरे हिंदी व्याकरण से देखने को मिल गए। अब जो नेक्स्ट बचे हैं 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर अपन को शिक्षण विधियों से संबंधित देखने को आगे मिलेंगे और अपन इसको एनालाइज कर लेते हैं इसी वीडियो में। आगे चलते हैं अपन। बात करें 51 क्वेश्चन जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियाँ एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर खेल विधि। यानी पुस्तकों के माध्यम से यदि अपन किसी बच्चे को ध्वनि लिपि का ज्ञान करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बात करें डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो किलपैट्रिक डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने या फिर पार्कहर्स्ट ने। इसका जो आविष्कार किया था वह किया था पार्कहर्स्ट ने, और ये कहाँ के निवासी थे, तो वह एक डाल्टन नगर के निवासी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा के त्रिपदीय प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण या फिर व्यावहारिक प्रयोग या फिर व्यवहार परिवर्तन। तो यानी 53 में कौन सा इसमें सम्मिलित है, तो व्यवहार परिवर्तन करना। ब्लूम का जो उपागम दिया है, इस ब्लूम से संबंधित मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाकर अपलोड करा हुआ है, यदि आप उसे देखते हैं तो आपको शायद ब्लूम से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे वो हिंदी में इंक्लूड हो जाए, साइको में या फिर गणित, SST, कहीं पे भी ब्लूम से संबंधित एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनर में जरूर देगा। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो उसे भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 54, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। सबसे पहले अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, अनुलेख स्वर बोलने का लिखवाया जाए। अनुलेख जो होता है उसमें क्या होता है, एक अध्यापक कोई भी लाइन है उस लेख को लिख कर दे देता है, छात्र एज इट इज उस लेख को लिखता है, यही कहलाता है अनुलेख। तो यहाँ पर कोई स्वर वाचन नहीं होता है। बात करें तो
तो ये कैंसिल होते ही सीधा उपयुक्त सभी वाला विकल्प अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। अब अपन इन दोनों में से देखना है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे आदर्श लेख, यानी जैसा अध्यापक ने दिया है वैसे ही होगा। यहाँ पर जो प्रबल आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन को काट कर एग्जाम में करना सीखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। बात करें भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है, तो चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन, चार्ट। देखो चार्ट क्या हो जाएगी, दृश्य सामग्री, क्या हो जाएगी, दृश्य सामग्री हो जाएगी। ग्रामोफोन श्रव्य हो जाएगी। चित्र विस्तारक यंत्र ये क्या हो जाएगी, श्रव्य हो जाए, दृश्य हो जाएगी, सॉरी दृश्य हो जाएगी। जबकि नाटकीकरण में क्या कर रहे हैं अपन, नाटक यदि देखते हैं तो सुनते भी हैं, श्रव्य के साथ साथ अपन करते हैं दृश्य, यानी कि दृश्य भी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे पुराने एग्जाम में, सीईटी अधिकतर एग्जाम में अपन को देखने को मिला है। यदि अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित ओल्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं यदि आप उनको कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको पेपर करने की टेक्निक भी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। बात करें 56, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक रूप से भाषा, विषय सामग्री या फिर शैली। अब बात करें पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो उनकी जो विशेषताएं होती है पूरा एक पॉइंट दे रखा है कि सिलेबस को अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक स्पेशली लिखा हुआ। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, भाषा है उसकी क्या है, आंतरिक बात है कि उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। विषय सामग्री किस टॉपिक से संबंधित है ये भी होनी चाहिए, उसकी शैली भी कैसी होनी चाहिए। लेकिन जो जिल्द है उसका कवर है ये इसकी आंतरिक रूप नहीं है। पाठ्य पुस्तक के अच्छे होने के लिए जिल्द भी अच्छा है, लेकिन ये क्या है, इसकी बाहरी तत्व है, क्या है, बाहरी तत्व। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 57, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। कला शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, ए और बी विकल्प दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, भाषा पुस्तकालय से क्या लाभ होगा, बच्चा कक्षा शिक्षण में पूर्ति हो जाएगी, साथ ही वह बच्चा स्वयं पढ़ने के भी अवसर उसके लिए उपलब्ध होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से मौखिक परीक्षाओं के गुण हैं। एक ऑप्शन एक, जो भी शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है उसमें आपके मान के चलिए 1 मिनट आपका उस क्वेश्चन को पढ़ने में पूरा लगेगा, समझने में लगेगा। तो बेहतर क्या है, हिंदी व्याकरण आप इतनी बेहतर कर लें कि डायरेक्टली आपको वहां पे आधे मिनट में आप वो क्वेश्चन आराम से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा आप अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन में आपको टाइम भी लगेगा, लेंथी भी आएंगे, धीरे धीरे इनका पैटर्न बदल रहा है। तो समय के साथ अपने आप को भी अपडेट करें। इनमें से मौखिक परीक्षाओं के गुण है, सबसे पहले एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों की 3 भाषाई कौशल, सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है सबसे प्रबल यहाँ पर ये लग रहा है। अपन को 4 ऑप्शन पढ़ रहा है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी के लेखन कौशल की मापन नहीं कर सकते। यहाँ पे बात सभी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रबल आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यदि अपन किसी बालक की मौखिक रूप से अपन परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले सुनना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों चीजों का मापन एक साथ किया जा रहा है। तो ये इसके मौखिक परीक्षा का सबसे बेस्ट गुण माना जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना या फिर परीक्षण के अनुप्रयोग करना। तो 59 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जो परीक्षण उपलब्धि परीक्षण जो निर्माण किया जाता है इससे संबंधित भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है, जिसमें वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, उनका पूरा क्लियरनेस वहाँ पर अपन ने कर रखा है। वहाँ से भी आप 1 नंबर अपने रीड में कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट का मुश्किल से वो वीडियो होगा और वहाँ से आप 1 नंबर कैरी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर परीक्षण की योजना बनाई जाएगी, सही बात है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना भी बिल्कुल की जाती है, पुनर्निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन अनुप्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। बात करें क्वेश्चन इस शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन 60वां, जो कि इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है 20 क्वेश्चन अपन को हिंदी व्याकरण के देखने को मिले हैं और 10 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधियों के। जबकि इससे पहले अपन ने जो पेपर सोल्व किया था उसमें 15 तो हिंदी के देखे थे और 15 क्वेश्चन अपन को शिक्षण विधियों के मिले थे।
तो मान के चलिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे शिक्षण विधियों के आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन तो एग्जामिनर को देने ही है, क्योंकि 3 यूनिट है उसने शिक्षण विधियों से संबंधित दे रखी है। अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। क्या पूछा है? दोष पूछा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। तो क्या है? अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षाएं से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। ये क्या हो गया? गुण हो गया। क्या हो गया? गुण हो गया। नेक्स्ट बढ़े। शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देशन और परामर्श निरंतर देते रहते हैं। सही है, यदि आप उसका सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें समय समय पर आप निर्देशित या फिर परामर्श दे सकते हैं और अपने शिक्षण में भी सुधार कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अपना गुण हो गया। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, यानी कि आप निरंतर यदि टेस्ट लगाते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका मूल्यांकन का गुण हो जाएगा। जबकि चौथा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है। कभी भी एग्जाम हो जाता है वर्ष भर, अब ये बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? इसका दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोष, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। बच्चे को वर्ष भर टेस्ट देना, उसके दिमाग में बर्डन रहता है कि मुझे पूरे साल एग्जाम ही देना है। अभी तो एग्जाम खत्म हुआ ही था, पुराना रिजल्ट पापा ने अभी तक आकर देखा ही नहीं, उससे पहले न्यू टाइम टेबल आपके सामने आ जाता है कि आज इसका पेपर होने वाला है। तो बच्चा पूरे वर्ष भर तक क्या है? भय के वातावरण में रहता है। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का एक प्रमुख दोष माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करें यहाँ पर आज की वीडियो की, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं चंदा डांगी रीट 2025 आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका जो रीट है वो पात्रता केवल 90 नंबर से नहीं बल्कि ऐसे 120 प्लस नंबर आप इस एग्जाम में लेके आए, जो कि आपके रीट मेंस में भी आपके क्या होगा? कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आप बेहतर एक टीचर बनकर सामने आएंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।